एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है मंत्रिपरिषद, उसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे और पूरी जानकारी उसके बारे में प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से मंत्री होते हैं और उन मंत्रियों का क्या क्या काम होता है। तो आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, यही हमारी मेहनत का फल होता है, और एक वीडियो पर प्यारा सा कमेंट करें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं। तो इसका परिचय सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका परिचय क्या है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली यानी कि भारत में जो है ये संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि संसद बनाई गई हैं, यानी कि जैसे कि हमारे भारत देश में संसद के दो सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। तो राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली लागू है। और इस प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है यह नाम मात्र का प्रमुख होता है। कैसा होता है? तो यह नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है, रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है, और प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद होती है। यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जब भी कोई बड़ा नियम पारित करना होता है या कोई विधेयक को नियम बनाना पड़ता है तो राष्ट्रपति का काम होता है, और किसी की भी नियुक्ति करनी होती तो राष्ट्रपति की सलाह ली जाती है। और राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश में सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, जो तीनों सेना होती हैं उनका सर्वोच्च कमांडर होता है। जबकि जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के पास पूरी शक्तियाँ होती हैं। मेन काम जो होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है बहुमत दल का नेता होता है और मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करता है? तो वह करता है प्रधानमंत्री। इससे पिछले वाले अध्याय में हमने प्रधानमंत्री के बारे में जाना था कि प्रधानमंत्री जो होता है यह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, और अगर प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संविधान का आधार। तो संविधान का आधार इसमें क्या है? तो 74 से लेकर 75 तक, यानी कि 74 से लेकर 75 तक आपको मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वर्णन देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी। यानी कि अगर राष्ट्रपति को कोई सहायता चाहिए या सलाह चाहिए तो राष्ट्रपति जो होता है वह प्रधानमंत्री की सलाह से एक मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है यह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इसके बाद मंत्रिपरिषद क्या है सबसे पहले यह जान लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो होती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करने वाले सभी मंत्रियों का समूह मंत्रिपरिषद कहलाता है। यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सभी मंत्री कार्य कर रहे हैं वह मंत्रिपरिषद कहलाते हैं। तो मंत्रिपरिषद से मतलब होता है कि जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वह बीजेपी जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। तो उसमें जितने मंत्री काम कर रहे हैं तो वह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नियुक्त किए हैं। जैसे कि वित्त मंत्री अभी कौन है? तो वह निर्मला सीतारमन, और अभी वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान, और जो सड़क एवं परिवहन विभाग मंत्री है वो नितिन गडकरी जी हैं। तो इस प्रकार से होता है। तो ये सभी जो मंत्रियों का समूह होता है इसी को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मेन उद्देश्य जो होता है वह होता है राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह करना। यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देना होता है, किसी भी काम को करने से पहले उसकी सलाह राष्ट्रपति को देते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, और उनकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण
प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और शासन चलाने के लिए भी किया जाता है, और जो शासन चलाने के लिए जो नीतियाँ बनानी होती हैं या नियम बनाना होता है, उन सभी के लिए भी मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। और कानूनों को बनाना भी होता है, यानी कि किसी भी कानून को विधेयक बनाना है तो सबसे पहले वह मंत्रिपरिषद के पास जाएगा और मंत्रिपरिषद उस पर विचार करेगी, यानी कि जो संसद के दोनों सदनों में होगा तो दोनों सदनों में उस पर विचार होगा। फिर उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास विधेयक जाएगा, और जब वह विधेयक जाएगा तब वह कानून बनेगा। प्रशासन का संचालन, यानी कि प्रशासन के संचालन के लिए भी होता है संवैधानिक प्रावधान। तो इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या होता है वह भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 74 में संवैधानिक प्रावधान क्या दिया गया है, तो राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। यह अभी हमने जान लिया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। तो इसका जो प्रमुख होता है यह हमारे देश के पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, यानी कि जो राष्ट्रपति है यह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ेगी। लेकिन यदि प्रधानमंत्री चाहे तो वह मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मान सकता है, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976। तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य किया गया। यानी कि कब किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह कहा गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की यानी कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ेगी। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978। तो जो संविधान संशोधन हुआ था 44वां 1978 में, तो राष्ट्रपति सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। जैसे कि मंत्रिपरिषद ने कोई भी विधेयक बनाया है, उसको कानून बनाना है, तो उस पर पहले विचार किया गया और वह राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया गया, तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो उस पर साइन कर सकता है, तो अगर राष्ट्रपति नहीं चाहे तो उस पर साइन नहीं कर सकता है। वह दोबारा उस पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद के पास पहुंचा सकता है। कौन पहुंचा सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानना अनिवार्य होगा। लेकिन यदि वह विधेयक दोबारा मंत्रिपरिषद के पास पहुंचाया गया, जैसे कि, तो वह मंत्रिपरिषद जो भी उसका निर्णय निकालेंगे या जो भी सलाह देंगे, वह सलाह राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य हो जाएगा। दोबारा उस पर सलाह होगी, वह सलाह राष्ट्रपति को माननी अनिवार्य यानी कि कंपलसरी हो जाएगी। तो अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है, यानी कि इसके अलावा जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, वह आपके राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेकर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पद की अवधि, तो मतलब कि इनकी पद की अवधि क्या होती है? तो इनकी पद की अवधि जो होती है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब होता है वास्तविकता में प्रधानमंत्री के विश्वास पर निर्भर है, यानी कि जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त होगा तब तक वह मंत्रिपरिषद काम करता रहेगा। यदि प्रधानमंत्री अपना बहुमत लोकसभा में खो देता है तो उसका त्यागपत्र हो जाता है। किसका? प्रधानमंत्री का त्यागपत्र हो जाता है। और अगर प्रधानमंत्री का त्यागपत्र हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र भी माना जाता है, क्योंकि जो वो प्रधानमंत्री होता है यह मंत्रिपरिषद की आत्मा होता है या मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि जो भी काम करते हैं ये जो भी सलाह लेती हैं, जो भी नियम कानून बनाती हैं, जो भी रुपये खर्च होता है उसका लोकसभा में
उसका लोकसभा में इन सभी मंत्रियों को हिसाब देना पड़ता है और जवाब भी देना पड़ता है कि कितना रुपया कहाँ लगाया गया है और कौन कौन सा कार्य किया गया है। इसलिए मंत्रिपरिषद जो होती है ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी कि जो सभी लोग होते हैं मंत्री, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो शपथ क्या है, तो शपथ देख लेते हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। यानी कि पद एवं गोपनीयता का मतलब होता है कि उनके पद की, और गोपनीयता का मतलब होता है कि वह अपने पद की गरिमा को बनाए रखेंगे और अच्छे से काम करेंगे, कि ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, वह शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। गैर सांसद मंत्री, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि गैर सांसद मंत्री क्या होते हैं। तो गैर सांसद मंत्री कौन होते हैं? यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनाया जाता है और सांसद नहीं है, इसका मतलब है कि उसको मंत्री बनाया जाता है लेकिन वह एमएलए नहीं है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, यानी कि वह लोकसभा का सदस्य नहीं है या सांसद नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। यानी कि गैर सांसद मंत्री का मतलब ये होता है कि अगर उसको सांसद बनाया गया है लेकिन वह मंत्री नहीं है, यानी कि लोकसभा का सदस्य नहीं है और उसको मंत्री बनाया गया है, तो उसको 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होगा। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको हटा दिया जाता है उसके पद से। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद की संरचना। तो मंत्रिपरिषद में विभिन्न स्तर के मंत्री होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मंत्रिपरिषद का नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मंत्री प्लस परिषद, यानी कि मंत्रियों की जो परिषद होती है उसी को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो विभिन्न स्तर के जो मंत्री होते हैं उसी को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन सी होती हैं? सबसे महत्वपूर्ण मंत्री उदाहरण, तो सबसे जो महत्वपूर्ण मंत्री होती हैं वो होती हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ के जो हमारे भारत के गृह मंत्री हैं वो हैं अमित शाह जी हैं, और रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री जो हैं वो राजनाथ सिंह हैं, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, और विदेश मंत्री सुषमा सिंह स्वराज, मान के चलो यही थे पहले, वर्तमान में अभी पता नहीं है कौन है विदेश मंत्री। विशेषताएं क्या होती हैं इनकी वो भी जान लेते हैं। तो नीति निर्माण करते हैं, यानी कि नीतियों के निर्माण कर सकते हैं, यानी कि करती हैं, और कैबिनेट बैठकों में भाग लेते हैं। जब कैबिनेटों की बैठक होती है तो इसमें भाग लेते हैं और महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालते हैं। तो महत्वपूर्ण मंत्रालय का मतलब होता है कि जैसे कि रक्षा मंत्री होता है तो वह सेना की विभिन्न रक्षाओं से संबंधित और युद्ध के वगैरह इन सब का जो काम होता है वह रक्षा मंत्री का होता है। किसका होता है? रक्षा मंत्री का। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो है राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री क्या होते हैं? यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। तो राज्य मंत्री 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं सबसे पहले वह देख लेते हैं। तो पहला होता है स्वतंत्र प्रभार के साथ अपने विभाग के पूर्ण प्रभारी, यानी कि जो अपने विभाग के पूर्ण प्रभारी होते हैं उनको स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है, और कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं, यानी कि किसी भी कैबिनेट मंत्री के अधीन सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि जो मंत्री किसी भी कैबिनेट मंत्री के अधीन सहायता प्रदान करते हैं उनको कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं माना जाता है। इसके बाद जो तीसरा मुख्य बिंदु है वो है उप मंत्री, यानी कि डिप्टी मिनिस्टर। तो उप मंत्री क्या कहलाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता जो करते हैं उनको उप मंत्री कहा जाता है, और वर्तमान में प्रायः नियुक्त नहीं किए जाते हैं। यानी कि जो उपमंत्री होते हैं ये प्रायः नियुक्त नहीं किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं यहाँ पर कि पहला हो गया मंत्रिपरिषद और दूसरा हो गया मंत्रिमंडल। तो इसमें अंतर क्या होता है वह देख लेते हैं। सबसे पहले इसका आधार मंत्रिपरिषद और इसके बाद मंत्रिमंडल, यानी कि कैबिनेट, इसमें अंतर क्या होता है? तो आकार, इसके बाद जो मंत्रिपरिषद होता है यह बड़ा होता है, और कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल जो होता है ये छोटा होता है, और इसके जो वो सदस्य होते हैं और जो कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल के होते हैं इनको सभी को मंत्री कहा जाता है।
और ये केवल वरिष्ठ मंत्री होते हैं। किसके लिए? जो मंत्री परिषद के लिए जो नियुक्त किए जाते हैं, ये केवल वरिष्ठ मंत्री होते हैं, जबकि जो संविधान में उल्लेख होता है जिनका, वह मंत्रिमंडल होता है। इसके बाद अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि मूल संविधान में नहीं, यानी कि मूल संविधान में नहीं, नीति निर्माण, सीमित मुख्य कार्य, बैठक नियमित ये सब नहीं है। क्या नहीं है? तो मूल संविधान में जो है इनका वर्णन नहीं है। किनका? जो मंत्रिमंडल होते हैं, कैबिनेट, इनका जो होता है, यह मूल संविधान में इनका वर्णन नहीं होता है। तो इनके किस किस चीज़ का वर्णन नहीं होता है? कि इनकी नीति निर्माण का वर्णन नहीं होता है, इनके सीमित क्षेत्र या मुख्य कार्य, बैठक नियमित नहीं है और नियमित नहीं है। और याद रखने की ट्रिक क्या होती है? तो सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं, यह मंत्रिपरिषद का भाग हैं। यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, यह मंत्रिपरिषद का भाग होते हैं, लेकिन सभी मंत्री कैबिनेट का भाग नहीं होते हैं। कि जो सभी मंत्री होते हैं, यह कैबिनेट का भाग नहीं होते हैं, इसमें से कुछ मंत्री ही कैबिनेट का भाग होते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कैबिनेट। तो कैबिनेट क्या होती है? तो यह मंत्रिपरिषद का सबसे शक्तिशाली भाग होता है। क्या होता है? सबसे शक्तिशाली भाग होता है। तो इनके कार्य क्या क्या होते हैं वह भी देख लेते हैं। तो इनके कार्य होते हैं राष्ट्रीय नीतियाँ बनाना, यानी कि राष्ट्रीय नीतियों को बनाना, और संसद का कार्यक्रम तय करना, यानी कि संसद का कार्यक्रम तय करना कि कब संसद का कार्यक्रम होगा और उस संसद में क्या किस किस चीज़ पर चर्चा की जाएगी और क्या क्या नीतियाँ बताई जाएंगी। और बजट संबंधी निर्णय, जो बजट संबंधी निर्णय लिए जाते हैं कि बजट किस प्रकार का बनाया जाए या किस क्षेत्र में कितना बजट दिया जाए, तो इन सभी का जो निर्णय करता है ये कैबिनेट करती है। आपातकालीन निर्णय, जो आपातकालीन निर्णय होता है वो भी कौन करता है? तो वो भी कैबिनेट करता है। और विदेश नीति निर्धारण, यानी कि जो विदेश नीति का निर्धारण करते हैं वह भी कैबिनेट करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व, तो सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या मतलब होता है? तो अनुच्छेद 75(3) में इसका वर्णन किया गया है। तो 75(3) में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है, यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यानी कि जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है, यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसका अर्थ क्या है? कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास पारित प्रस्ताव का मतलब होता है कि वैसा प्रस्ताव पास हो जाए जिसका कोई विश्वास नहीं है, या जनता के हित में नहीं है, या राष्ट्र के हित में नहीं है। अगर वैसा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। एक मंत्री की गलती पूरे मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी मानी जाएगी। अगर किसी भी एक मंत्री से गलती हो जाती है तो वह पूरी मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी मानी जाएगी। जैसे कि यदि रक्षा मंत्री ने कोई गलती कर दी है तो वो मंत्रिपरिषद की ही गलती मानी जाएगी। इसके बाद व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है? तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 75(2) में है इसका वर्णन। तो अनुच्छेद 75(2) में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति का कार्यकाल रहता है तब तक मंत्री अपने पद पर काम करते रहते हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने की सलाह दे सकता है। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री को हटाने की सलाह दे सकता है। मंत्रिपरिषद के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद के जो मुख्य कार्य होते हैं वह नीति का निर्माण करना होता है। वो आर्थिक नीति, विदेश नीति और रक्षा नीति, और इसके बाद शिक्षा नीति। तो इन सभी जो नीतियों का करना होता है, आर्थिक नीति, शिक्षा नीति, विदेश नीति और रक्षा नीति, इन सभी का जो निर्धारण करता है ये मंत्रिपरिषद के करते हैं। प्रशासनिक कार्य देख लेते हैं। तो प्रशासनिक कार्य क्या होता है? तो मंत्रियों का संचालन, यानी कि जो मंत्रालयों का संचालन करते हैं, अधिकारियों पर नियंत्रण रखते हैं और सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं। कौन करते हैं? मंत्रिपरिषद करती है। विधायी कार्य क्या क्या होते हैं? तो विधेयक तैयार करना, यानी कि किसी भी नियम को बनाना और संसद में उसको प्रस्तुत करना,
और कानून लागू कराना, यानी कि सबसे पहले उस विधेयक को बनाना, फिर इसको संसद में प्रस्तुत करना, फिर इसको कानून उसके लिए कानून लागू कराना। इसके बाद वित्तीय कार्य क्या होती हैं कि सबसे पहले बजट तैयार करना, फिर कर नीति बनाना और सरकारी खर्च का निर्धारण करना। यानी कि सबसे पहले एक बजट बनाया जाता है, उसके लिए कर नियुक्त किया जाता है कि कितना कितना कर कहाँ पर देना है, और सरकारी खर्च निर्धारण, यानी कि कितना कितना खर्च किस मंत्रालय को देना है या किस किस क्षेत्र में कितना रुपये खर्च होगा। इसके बाद राष्ट्रपति को सलाह देना। तो राष्ट्रपति अधिकांश कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है अधिकांश कार्य जो करता है यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। प्रधानमंत्री की भूमिका। तो प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है वह प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का केंद्र बिंदु होता है, यानी कि वो मंत्रिपरिषद का धुरी होता है। तो प्रमुख कार्य देख लेते हैं। तो प्रमुख कार्य होता है मंत्रिपरिषद का गठन करना। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। और मंत्रियों का चयन भी कौन करता है? तो वही भी प्रधानमंत्री करता है। विभागों का आवंटन, यानी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपना है। और मंत्रालयों का वितरण भी कौन करता है? तो वही प्रधानमंत्री करता है। और बैठकों की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। और कैबिनेट बैठकों का संचालन भी कौन करता है? तो वह भी प्रधानमंत्री करता है। और समन्वय स्थापित करना, यानी कि एक दूसरे के बीच में समन्वय स्थापित करना और विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल, यानी कि तालमेल बना रहे, इस मामले में भी प्रधानमंत्री काम करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है, यानी कि संचार का प्रमुख माध्यम होता है वह प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। तो सामान्य स्थिति में लोकसभा की कार्यकाल 5 वर्ष तक, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और समाप्ति की स्थिति यही होती है कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या लोकसभा का विघटन हो जाता है, यानी कि अगर प्रधानमंत्री का किसी कारणवश इस्तीफा यानी कि त्यागपत्र हो जाता है या वह अपना त्यागपत्र दे देता है, या प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी कि जिसका जनता के लिए कोई मतलब नहीं है या वह राष्ट्र के हित में नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा हो जाता है या लोकसभा का विघटन, यानी कि अगर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा कर दिया जाए। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन 2003। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में क्या कहा गया था? तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे वह क्या थे? तो केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या, तो केंद्र सरकार में जो कुल मंत्रियों की संख्या होगी वह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य होंगे उसका 15% मंत्री ही होंगे, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि अनावश्यक बड़े मंत्रिमंडल को रोकना, यानी कि अनावश्यक रूप से बड़ा कैबिनेट मिशन, यानी कि मंत्रिमंडल बड़ा ना बन पाए। और राजनीतिक लाभ हेतु पद वितरण पर नियंत्रण, यानी कि जो राजनीतिक लाभ होता है उसके लिए पद वितरण का नियंत्रण करना होता है। तो अभी जैसे वर्तमान में 545 लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो इसका जो 15% होता है, इसका जो 15% होगा, इतने ही मतलब कि लोकसभा में मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यानी कि यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और साधारण बहुमत से पारित होता है, यानी कि इसमें ज़्यादा बहुमत नहीं लगता है। यह साधारण बहुमत से क्या हो जाता है? तो साधारण बहुमत से यह पास हो जाता है। पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा देती है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। तो इसके जो महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य एक पंक्ति में देख लेते हैं, यानी कि जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो वास्तविक कार्यपालिका जो होती है यह प्रधानमंत्री और
मंत्रिपरिषद को मिलाकर वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण होता है। और जो नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह आपका राष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 75 में, तो अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ और उत्तरदायित्व यानी कि इन सभी का वर्णन किया गया है। और सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, तो लोकसभा के प्रति सभी जो मंत्री होते हैं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती हैं। और गैर सांसद मंत्री का मतलब होता है कि 6 माह में सांसद बनना आवश्यक होता है। यदि वह मंत्री बन जाता है और वह लोकसभा का सदस्य या सांसद नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर सांसद बनना अनिवार्य होता है। और 91वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत यह कहा गया था, क्या कहा गया था, तो उसके तहत कहा गया था कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के 15% तक होगा। यानी कि जैसे कि लोकसभा में यदि 100 सदस्य हैं, जैसे कि लोकसभा में यदि 100 सदस्य हैं तो 100 में से 15% मंत्री ही लोकसभा में रह सकते हैं। इससे अधिक मतलब कि 15 मंत्री ही रह सकते हैं। तो कैबिनेट का निर्माण क्या होता है, तो मंत्रिपरिषद का आंतरिक एवं शक्तिशाली समूह जो होता है उसको कैबिनेट कहा जाता है। यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, प्रीलिम, क्विक रिवीजन। तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन होता है और अनुच्छेद 75 में मंत्रियों का वर्णन होता है। इसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है, यानी कि किसकी, कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था जो, उसके तहत यह कहा गया था कि पुनर्विचार हेतु सलाह लौटाया जा सकता है। लेकिन जो पुनर्विचार हेतु सलाह लौटाया जा सकता है उसके बाद जो जानकारी दोबारा आएगी उसको राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है या बाध्य होता है। जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत मंत्रिपरिषद अधिकतम 15% हो सकता है। और सामूहिक जो उत्तरदायित्व होते हैं ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। और प्रधानमंत्री जो होता है यह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। और कैबिनेट जो होती है या नीति निर्माण का वास्तविक केंद्र कौन होता है, तो वह होता है कैबिनेट। तो एग्जाम ओरिएंटेड कंक्लूजन, यानी कि जो एग्जाम से संबंधित निष्कर्ष है वह क्या है वह देख लेते हैं। तो भारतीय संसदीय शासन में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। यानी कि जो भारतीय संसद में होता है वो जो पूरी शक्ति होती है लगभग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हुए भी अधिकांश शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यानी कि राष्ट्रपति जो होता है इस संविधान का प्रमुख होने के बावजूद भी अधिकांश शक्तियों का जो प्रयोग करता है वह बिना मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार नहीं कर सकता। यानी कि राष्ट्रपति को उनकी सलाह लेनी पड़ती है। और मंत्रिपरिषद की शक्ति का केंद्र कैबिनेट तथा उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। तो जो मंत्रिपरिषद का केंद्र होता है वह कैबिनेट में होता है। यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन पर होता है, इनका जो पूरी शक्ति होती है कैबिनेट की यानी कि मंत्रिपरिषद की, तो वह कैबिनेट मंत्रियों पर होती है तथा उसका नेतृत्व भी प्रधानमंत्री करता है। यही कारण है कि भारतीय शासन व्यवस्था को प्रधानमंत्री प्रधान संसदीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री को प्रधान संसदीय प्रणाली भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यानी कि जो भी पावर होती है वह प्रधानमंत्री के पास होती है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इससे संबंधित जो टॉप 20 प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। तो किस में किया गया है वो देख लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान किया गया था ये आपका किस में किया गया था, तो जो मंत्रिपरिषद का प्रावधान दिया गया है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में दिया गया है। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 74 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है।
तो भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका होती है यह प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होती है। कौन होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है यह होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो होती है यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जो सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान होता है ये अनुच्छेद 75(3) में है। किस में है? अनुच्छेद 75(3) में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति मंत्री नियुक्त किया जाता है लेकिन संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा? तो उसको कितने समय के भीतर बनना होगा? तो उसको 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यह प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। किसकी? प्रधानमंत्री की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 42वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 42वां संविधान संशोधन में कहा गया था कि राष्ट्रपति को सलाह मानने हेतु बाध्य है, यानी कि जो राष्ट्रपति है इसको मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ेगी। ऐसा 42वें संविधान संशोधन में कहा गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति क्या अधिकार, मतलब कि जो संविधान संशोधन हुआ था 44वां, उसके तहत क्या अधिकार दिया गया था? तो उसके तहत यह अधिकार दिया गया था कि सलाह पुनर्विचार हेतु लौटाना, यानी कि जो मंत्रिपरिषद ने सलाह दी है उसको पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का सबसे शक्तिशाली और आंतरिक समूह कौन सा है? तो मंत्रिपरिषद का जो सबसे शक्तिशाली और आंतरिक समूह होता है वह होता है कैबिनेट। कौन सा होता है? कैबिनेट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि निम्न में से कौन कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के संबंध में सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? दोनों समान हैं? तो दोनों समान नहीं हैं। कैबिनेट बड़ी संस्था है? नहीं। क्या है? मंत्रिपरिषद जो होती है यह बड़ी संस्था होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार केंद्र में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो केंद्र में जो मंत्रियों की संख्या होगी है 15% लोकसभा में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यानी कि 15% से प्लस, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। 15% से प्लस नहीं हो सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो वो दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? तो अविश्वास यदि पारित हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव, तो पूरी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, तो इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है
कि मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो राष्ट्रपति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली किस देश से प्रभावित है? तो भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा मंत्री कैबिनेट बैठकों में नियमित रूप से भाग लेता है? तो कौन सा मंत्री कैबिनेट बैठकों में भाग लेता है? तो वह लेता है कैबिनेट मंत्री, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? तो विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? तो विश्वास प्रस्ताव लाती है कौन? तो वो ले आती है, तो विश्वास प्रस्ताव जो लाती है वो कौन लाती है? तो वो लाती है सरकार, यानी कि विश्वास प्रस्ताव लाकर वह अपनी इमेज क्रिएट कर सके। तो विश्वास प्रस्ताव कौन लाती है? जिसकी वर्तमान में सरकार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द पहली बार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जो सबसे पहले जोड़ा गया था यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है मंत्रिपरिषद, उसका एक कंप्लीट नोट्स और उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।